नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो आप इस खबर के बारे में जानते ही होंगे कि 12 अप्रैल 2025 को यूक्रेन के लिए एक बड़ी मुसीबत आ गई जब उनका एक यूएस मेड F-16 फाइटर जेट कॉम्बैट मिशन के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें 26 साल के पायलट कैप्टन पाव्लो की मौत हो गई। यूक्रेनियन एयरफोर्स ने इस इंसिडेंट के बारे में कंफर्मेशन दी और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जेट को शायद रशियन फोर्सेस ने शूट डाउन किया था, या तो एक R-37 एयर टू एयर मिसाइल या फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सरफेस टू एयर मिसाइल से। ये दूसरा कंफर्म्ड F-16 लॉस है यूक्रेन के लिए 2024 में वेस्टर्न अलाइज से जेट मिलने के बाद। पहला केस 26 अगस्त 2024 को हुआ था, जब पायलट एक बड़े रशियन मिसाइल अटैक को काउंटर करते हुए मारे गए थे। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन अब तक कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं निकला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सजेस्ट किया था कि शायद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से गलती से फ्रेंडली फायर हुआ या जेट में मैकेनिकल फेलियर हुआ हो। रसिया का कहना है कि F-16 सरफेस टू एयर मिसाइल से गिरा, लेकिन सिस्टम का नाम नहीं बताया। बीबीसी ने एक यूक्रेनियन सोर्सेस के हवाला देते हुए बताया कि रशियन फोर्सेस ने जेट पे 3 मिसाइल फायर किए, जिसमें से या तो S-400 सिस्टम का मिसाइल था या SU-35 जेट से लॉन्च किया गया R-37 एयर टू एयर मिसाइल। S-400 का 40N-6E मिसाइल 250 माइल्स तक टारगेट कर सकता है, जबकि F-16 जैसे अजाइल जेट्स के लिए 48N-6E3 कॉमनली यूज होता है। R-37 मिसाइल की रेंज 186 माइल्स तक है और ये लो फ्लाइंग या अनअवेयर एयरक्राफ्ट्स के लिए डेडली साबित होता है। अगर S-400 रिस्पॉन्सिबल था तो इसका मतलब F-16 एक हाई रिस्क जोन में ऑपरेट कर रहा था। इस इंसिडेंट ने एक बार फिर दिखाया कि यूक्रेन के F-16 पायलट्स किस मुश्किल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। नीदरलैंड, डेनमार्क और नाटो के दूसरे अलाइज से आए ये जेट्स यूक्रेन के लिए गेम चेंजर माने गए थे, लेकिन लिमिटेड पायलट ट्रेनिंग और एसर रडार जैसे एडवांस अपग्रेड्स की कमी इन्हें वल्नरेबल बनाती है। रसिया के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लेयर्ड डिफेंस के अगेंस्ट सर्वाइवल काफी टफ है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने पायलट कैप्टन पाव्लो को हीरो ऑफ यूक्रेन का टाइटल दिया और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेनियन एयर डिफेंस एरिया में एक्टिव नहीं थी, इसीलिए फ्रेंडली फायर का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की कमी ने लोगों के बीच डिबेट छेड़ दिया है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यूक्रेन अपने ऑपरेशनल लॉसेस को अंडरप्ले कर रहा है, जबकि कुछ रशियन सोर्सेस इस इंसिडेंट को अपनी एयर डिफेंस सुपीरियरिटी का प्रूफ दे रहे हैं। अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो गुजरात ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर एक बड़ी एंटी ड्रग ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें 300 kg के आसपास मेथाम्फेटामिन ड्रग्स अरेबियन सी से रिकवर की गई है। इन ड्रग्स की मार्केट वैल्यू लगभग 1800 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये ड्रग्स स्मगलर्स ने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के पास समुद्र में डाल दी थी। जैसे ही उन्होंने कोस्ट गार्ड शिप को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसके बाद वो बोट लेकर भाग निकले बॉर्डर पार। ये जॉइंट ऑपरेशन 12 और 13 अप्रैल की रात को इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के पास गुजरात के समुद्री इलाके में कंडक्ट किया गया था। कोस्ट गार्ड ने एक इनपुट मिलने पर तुरंत अपनी एक शिप को डाइवर्ट किया। रात के अंधेरे में उन्होंने एक सस्पिशियस बोट को आइडेंटिफाई किया, लेकिन जैसे ही उस बोट के लोगों ने देखा कि कोस्ट गार्ड उनकी तरफ बढ़ रही है, उन्होंने पूरा ड्रग कंसाइनमेंट समुद्र में फेंक दिया और बॉर्डर पार भाग गए। कोस्ट गार्ड ने तुरंत अपनी सी बोट लॉन्च की और एक तरफ तो छोड़ी हुई ड्रग्स को ढूंढने में लग गई और दूसरी तरफ सस्पेक्ट बोट का भी पीछा किया, लेकिन इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के नजदीक होने और इनिशियल डिस्टेंस के कारण वो बोट जल्दी से बॉर्डर पार चली गई। इसके बाद कोस्ट गार्ड ने काफी मुश्किल कंडीशंस में समुद्र से पूरा कॉन्ट्राबैंड रिकवर किया और उसे पोरबंदर ले आए, जहां फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड और ATS की ये कोऑर्डिनेशन पहले भी सक्सेसफुल रही है। ये 13वीं बार है जब इन दोनों एजेंसीज ने मिलकर एक बड़े ड्रग नेटवर्क का प्लान फेल किया है। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर दिखाया कि देश की सुरक्षा के लिए दोनों एजेंसीज में जबरदस्त सिनर्जी है। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में? इस स्मगलिंग के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो LCA तेजस MK2 की फर्स्ट फ्लाइट को लेकर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने क्लेम किया है कि इस इंडिजिनस जेट का फर्स्ट फ्लाइट अक्टूबर 2025 में हो सकता है, लेकिन क्रेडिबल सोर्सेज जैसे AFI ने क्लियरिफाई किया कि ये एक्चुअल टाइमलाइन 2026 के अर्ली मंथ्स का है। तेजस MK2 का प्रोटोटाइप रोल आउट अक्टूबर या नवंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है, लेकिन पहली फ्लाइट फरवरी या मार्च 2026 में होगी। कंफ्यूजन का मेन रीजन ये था कि रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट दोनों माइलस्टोन को एक ही माना गया। रोल आउट का मतलब होता है एयरक्राफ्ट का असेंबली लाइन से बाहर आना। इसका मतलब ये नहीं कि फ्लाइट के लिए रेडी है। ग्राउंड टेस्ट और टैक्सी ट्रायल्स के बाद ही फ्लाइट होती है।
HAL और ADA के क्लोज सोर्सेज के अकॉर्डिंग असेंबली प्रोसेस प्रॉपर टाइम पे चल रही है और जितने भी मेजर सब सिस्टम है वो मिड 2025 तक आ जाएंगे। तेजस MK2 एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो तेजस MK1, MK1A और 5th जनरेशन AMCA के बीच के गैप को फिल करेगा। इसमें GE का F414 इंजन, इंडिजिनस उत्तम एसर रडार और एनहेंस्ड वेपन सूट होगा। इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि 2035 तक 120 से 180 यूनिट इंडक्ट किए जाएं जो जगुआर, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे ओल्ड जेट्स को रिप्लेस करेगा। सितंबर 2022 में CCS ने 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था इस प्रोजेक्ट के लिए और अब HAL के बेंगलोर प्लांट में प्रोटोटाइप असेंबली हो रही है। सेंटर फ्यूजलाज रेडी है, विंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं और फॉरवर्ड और रियर फ्यूजलाज एडवांस स्टेज में है। असेंबली जिग भी एक्टिव है। इस साल के एंड तक ग्राउंड टेस्टिंग, टैक्सी ट्रायल और फिर फ्लाइट के लिए फुल रेडीनेस एक्सपेक्टेड है। पहला रोल आउट में कोई बड़ा सेरेमोनियल इवेंट नहीं होगा। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच टैक्सी ट्रायल्स चलेंगे जहां लो स्पीड और हाई स्पीड टेस्ट एयरक्राफ्ट के सिस्टम को वैलिडेट करेंगे। फर्स्ट फ्लाइट के बाद 1000 से ज़्यादा सॉर्टीज प्लान्ड हैं जो सर्टिफिकेशन और वेपन टेस्टिंग के लिए होंगी। प्रोडक्शन 2028 के एंड तक स्टार्ट हो सकता है जिसकी टारगेट कैपेसिटी 18 जेट्स पर ईयर होगी। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया के डिफेंस सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिला है जब DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कमत ने अनाउंस किया कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर कई इंडिजिनस वेपन सिस्टम इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्ट होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे सिस्टम्स फील्ड के लिए रेडी हैं और इनका डिप्लॉयमेंट जल्दी शुरू होगा। ये दोनों सिस्टम इंडियन आर्मी की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को काफ़ी इनहेंस करेंगे। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डेवलप किया है। ये लो फ्लाइंग थ्रेट जैसे हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स के खिलाफ एक पोर्टेबल और शोल्डर फायर्ड सॉल्यूशन है। इसमें डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर, मिनिचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और मॉडर्न एवियोनिक्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है। रिसेंट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट के बाद इसकी प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसका इंडक्शन इंपोर्ट डिपेंडेंसी को काफ़ी कम करेगा। दूसरी तरफ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये भी DRDO का एक और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो मॉडर्न टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है, इवन उन टैंक्स के लिए जिनमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर होता है। लाइट वेट होने की वजह से ये 2 मैन क्रू इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, स्पेशली रफ और माउंटेन टेरेंस में। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के कई सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग हो चुके हैं और अब ये इंडियन आर्मी के पुराने 2nd जनरेशन सिस्टम को रिप्लेस करेगा। डॉक्टर समीर वी कमत ने बताया कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अलावा लॉइटरिंग म्यूनिशन, एडवांस रडार्स और अनमैन्ड सिस्टम जैसे और भी प्लेटफॉर्म टेस्टिंग और प्रोडक्शन के फाइनल स्टेज में है। ये सब इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत को ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।